नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो ये आज हम लोगों की डेमो क्लास 2 रहने वाली है, ठीक है? जिसमें जैसे कि कल हम लोग क्लास में किया था वैसे ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक किशोर को 8 बजे सुबह से 2 बजे तक बिना किसी ब्रेक के फैक्ट्री में काम करते हुए पाया गया। ये किसका उल्लंघन है? ये आपको अभी देख के क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? जो चाइल्ड लेबर एक्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये कौन सा सेक्शन हो जाएगा? सेक्शन 3, सेक्शन 11, सेक्शन 7 या फिर 17। तो ये सेक्शन 7 में आता है, ठीक है? जिन्होंने थ्योरी क्लासेस पढ़ी है वो आंसर आसानी से दे पाएंगे यहाँ पे। सेक्शन 7 में आता है, अगर कोई भी किशोर है, यानी कि आपने देखा होगा जो चाइल्ड लेबर एक्ट है, वहाँ पे 18 साल से कम के बच्चे को बोला गया है। और जो अमेंडमेंट अभी लेटेस्ट आया है उसमें 14 साल के कम के बच्चों को बच्चा बोला गया है। और कुछ जो खतरनाक एरिया है वहाँ पे भी बिल्कुल बैन है, वहाँ पे काम नहीं करवा सकते। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपका यहाँ पे कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? और इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सेक्शन 7(3) के अनुसार किशोरों को काम के बीच कम से कम 1 घंटे का आराम देना अनिवार्य है। लगातार 6 घंटे काम नहीं करवा सकते, ये उल्लंघन है किसका? सेक्शन 7 थर्ड का, ठीक है? जैसे यहाँ पे सेक्शन 7 केवल लिखा है, तो हो सकता है आपके ऑप्शन में अगर थोड़ा सा टफ करने के लिए थर्ड सेकेंड ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको पूरा ही पता होना चाहिए, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, बच्चे को बचाए जाने के बाद एनजीओ की भूमिका क्या है? मतलब कोई बच्चा बचा लिया जाता है, फिर उसके बाद एनजीओ की क्या भूमिका रहती है? बच्चे के पुनर्वास और स्कूल में नामांकन में सहायता करना, इसके बाद बच्चे को अपने कार्यालय में ले जाकर वहां काम कराना, नियोक्ता से जुर्माने की राशि लेकर अपने उपयोग के लिए रखना, बच्चे का नाम, फोटो सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करना। तो एनजीओ का क्या काम रहता है? बच्चे के पुनर्वास और स्कूल में नामांकन में सहायता करना, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो आंसर 1 है वो सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे यहाँ पे लिस्ट दी गई से और सेक्शंस दिए गए, तो ये ऊपर नीचे हो गए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला है आपका एम्प्लॉइंग अ चाइल्ड इन एनी वर्क, तो ये किस में आएगा? इसके बाद दूसरा है एम्प्लॉइंग एन एडोसंस इन ए माइन, जो खाद्यान्न वगैरह होते हैं उनमें काम करना, ठीक है? और ये आपको बायलिंगुअल ही मिलेगा यहाँ पे। बायलिंगुअल नहीं आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको पीडीएफ में बायलिंगुअल ही मिलेगा, ठीक है? इसके बाद तीसरा है फेलिंग टू नोटिफाई द इंस्पेक्टर, इसके बाद है फेलिंग टू मेंटेन ए रजिस्टर। तो ये कौन कौन सेक्शन में कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आंसर जो है आपका कौन सा रहने वाला है? 1 रहने वाला है। सेक्शन 3 बाल श्रम को रोकता है। सेक्शन 3A जो है खतरनाक किशोर कार्य को रोकता है। सेक्शन 9 आपका निरीक्षर को सूचित करने की आवश्यकता है। सेक्शन 11 जो है रजिस्टर बनाए जाने का आदेश देता है। तो इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यदि बच्चा पारिवारिक व्यवसाय में मदद कर रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? संबंधित जिले के स्थानीय श्रम निरीक्षक की, या फिर व्यवसाय का प्रबंध करने वाले बच्चे के माता पिता या कानूनी अभिभावक की, बच्चे के स्कूल के प्राचार्य की, या फिर निकटतम सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र की? तो कौन सा हो जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर परिवार के व्यवसाय में काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं स्वेच्छा से, ठीक है, तो वो किसकी जिम्मेदारी रहेगी? जो उसके माता पिता हैं, या फिर कानूनी रूप से अगर माता पिता नहीं है तो कानूनी रूप से जो भी अभिभावक हैं उनकी पूरी तरह जिम्मेदारी रहने वाली है, ठीक है? तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 2006 के संशोधन अधिनियम में मूल अधिनियम के सेक्शन 8 को हटाने का महत्व क्या है? सेक्शन 8 को जो हटाया गया है उसका क्या महत्व है? तो पीड़ितों को सेक्स सेवाओं के मांग के लिए दंडित करने को रोकना, पुलिस के लिए सार्वजनिक स्थानों पर घूमने के लिए पीड़ितों को गिरफ्तार करना आसान बनाने के लिए, इसके सार्वजनिक स्थानों पर पाए गए पीड़ितों पर लगाए जाने वाले जुर्माने को बढ़ाने के लिए, राज्य को सभी सुधारात्मक संस्थानों को बंद करने की अनुमति देना। तो ये किसमें आता है? यहाँ पे आपका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है? तो डिलीटिंग सेक्शन 8 डिलीट जो किया गया है किसमें? 2006 का जो संशोधन हुआ है उसमें, ठीक है? तो ये किस लिए हटाया गया? पुनः पीड़ित बनाने से रोका जाता है और सुनिश्चित होता है कि पीड़ितों को अपराधी के रूप में ना माना जाए। मैंने आपको पढ़ाया है कि पीड़ितों को अपराधी के रूप में नहीं मानेंगे, उनको विक्टिम्स जो है उनको हम लोग अपराधी नहीं मानेंगे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कथन है यहाँ पे कुछ
उसके हिसाब से आपको देखना है कथन एक, यहाँ पे कथन दो ये आपका लिखा हुआ है। सेक्शन 8 को हटाने से पीड़ितों का कानून परिवर्तन का विश्वास बढ़ता है। सेक्शन 8 को हटाने का मतलब है कि मानव तस्करी को कानूनी रूप से वैध करना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। कथन एक सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है, दोनों सही है, फिर कोई भी सही नहीं। तो यहाँ पे जो वन वाला है वो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सेक्शन 8 यहाँ से आप देख पा रहे हो किस लिए रखा गया है, क्यों हटाया गया है इसको। इसके बाद है मांग करने के लिए दंड हटाकर 2006 बिल का उद्देश्य क्या है? अधिक लोगों को रेगुलेशन के माध्यम से वाणिज्यिक सेक्स उद्योग में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, पुलिस द्वारा परेशान किए जाने और जेल में डालने से पीड़ितों की रक्षा करना, जिलों में विशेष एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का कार्यभार कम करना, या फिर पुनर्वास की जिम्मेदारी पीड़ितों को सशक्त बनाने के लिए स्वयं पर डालना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। जो सॉलिसिटिंग वर्ड है, ठीक है, 2006 के बिल में उसका मेन उद्देश्य क्या है? पुलिस द्वारा परेशान किए जाने और जेल में डाले के पीड़ितों की रक्षा करना, ठीक है। तो ये बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे असर्शन और रीजन। यहाँ भी कथन है आपके यहाँ पे दूसरी तरीके से थोड़ा पूछा गया। सेक्शन 8 को हटाने पीड़ित को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में एक कदम है, ठीक है, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस पूछे गए अलग अलग एग्जाम्स में, इसलिए इस पे क्वेश्चन है। दूसरा है ये स्वीकार करता है कि सेक्स ट्रेड में अधिकांश व्यक्ति मजबूरी या सामाजिक आर्थिक कष्ट के कारण होते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि अभी हम लोग इससे रिलेटेड कर भी चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे अधिनियम के तहत सुधारात्मक संस्थान जो करेक्टिव इंस्टीट्यूट होते हैं इनका क्या कार्य रहता है? पीड़ितों के सामाजिक पुनः संरेखण और पुनर्वास की सुविधा करना, अवैध यौन व्यापार में उनकी पिछली भागीदारी के लिए पीड़ितों को दंडित करना, या फिर दोषी तस्करों और जो प्रिजनर्स हैं के लिए उच्च सुरक्षा के जेल के रूप में कार्य करना, विशेष मानव तस्करी रोधी इकाइयों के लिए प्रशासनिक कार्य प्रदान करना। तो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे अधिनियम की धारा 15 के तहत पुलिस को कौन सा विशेष अधिकार दिया गया है? ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अधिनियम की धारा, अब आप कहीं कौन सी अधिनियम की धारा, तो जब एग्जाम में आपका आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभी बात हो रही है जो टॉपिक है अपना ट्रैफिकिंग वाला, ठीक है, ट्रैफिकिंग वाला, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात चल रही है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस जो एक्ट है उससे रिलेटेड धारा, ठीक है। बाकी आपको पढ़ने से भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति को बिना कानूनी संदेह के सड़क पर गिरफ्तार करने का अधिकार, किसी भी व्यवसाय को बंद करने का अधिकार बिना अदालत के आदेश के, यदि कोई बच्चा खतरे में हो तो वारंट के बिना परिसरों की तलाशी लेने का अधिकार, बिना चिकित्सा परीक्षण के विदेशी पीड़ितों को निर्वासित करने का अधिकार। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रावधान जोखिम में बच्चों की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और बाकी जो एग्जाम में आपका एक्ट आएगा, ये क्वेश्चंस क्योंकि मैंने बीच बीच से डेमो के लिए लिए हैं, तो जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं वहां पे, तो आपको वहां पे लिखा होगा कि किस एक्ट की धारा पूछी गई, ठीक है। तो ये अब ये मत सोचना कि यहाँ कहाँ से क्वेश्चन ले लिया गया, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है मानव तस्करी, इसी प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव तस्करी की पीड़ित को बचाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अनिवार्य है? अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण जिसमें HIV STI स्क्रीनिंग शामिल है, बिना किसी पूछताछ के उन्हें उनके मूल स्थान पर तुरंत निर्वासित करना, उनके जैविक रिश्तेदारों को खोजने के लिए पीड़ित का नाम सार्वजनिक रूप से घोषित करना। तो पीड़ित का नाम सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं करना है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। पीड़ित को उनकी अवैध गतिविधियों के बारे में स्वीकृति पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करना। तो मजबूरी वाला भी कोई काम नहीं है, ठीक है, और निर्वासित करने का भी कोई काम नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे मानव तस्करी के पीड़ितों की पूछताछ के लिए विशिष्ट नियम क्या है? तो मानव तस्करी से केवल उच्च सुरक्षा वाले स्थानीय पुलिस स्टेशन में पूछताछ किए जाना, उन्हें बिना किसी ब्रेक के कम से कम 12 घंटे पूछताछ, ये तो नहीं होगा। इसके बाद उन्हें संदिग्ध प्रमुख तस्कर की उपस्थिति में पूछताछ करना, ये भी नहीं है कि जिसने उनको बेचा है उसके सामने ही पूछताछ करना। उन्हें महिला अधिकारियों द्वारा संवेदनशील तरीके से पूछताछ करना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग दूसरे कोई एक्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा और आइडिया लगे, क्योंकि एक मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अरेंज किए हैं इसलिए, और आपको यहाँ पे लगे
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे मानव तस्करी विरोधी इकाइयां जो AHTU जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, ठीक है, की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसकी मुख्य भूमिका है तस्करी के मामलों की जांच के लिए विशेष पुलिस इकाइयों के रूप में कार्य करना। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ से, अब जैसे अगर आप प्रैक्टिस सेट लेते हैं तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। अगर थ्योरी में कोई चीज मिस होती है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इसके बाद है यहाँ पे थोड़े से मैंने हाई लेवल के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, और बाकी थ्योरी की क्लासेस जो है वो पूरी तरह अच्छी सी क्लासेस है, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने जैसे प्रीवियस ईयर कहीं तो क्वेश्चन है ये अलग से, तो वहाँ से कोई क्वेश्चंस बनाने की कोशिश भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल तस्करी के संदर्भ में संरक्षक की सतर्कता क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो उन गायब यानी कि जो मिसिंग स्टूडेंट होते हैं छात्रों की निगरानी के लिए तस्करी का शिकार हो सकते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए सभी छात्र समय पर हॉस्टल शुल्क का भुगतान करें। छात्रों के शैक्षिक उद्देश्य के लिए इंटरनेट का उपयोग करने से रोकना, उन छात्रों को रिपोर्ट करना जो परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे वार्डन एज ए वार्डन के रूप में पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। मॉनिटर मिसिंग स्टूडेंट हु मे हैव बीन ट्रैफिक्ड, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे जैसे डिजिटल आजकल टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है, तो उससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिजिटल तस्करी के बाल शोषण के परिदृश्य को कैसे बदला है? इसने पीड़ित के अपहरणकर्ताओं से भागने को आसान बना दिया है। ये बच्चों को लुभाने और शोषण के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करता है। इसने शारीरिक परिवहन की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। या फिर इसका प्रभाव केवल उन बच्चों पर होता है जिन्हें मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों डिजिटल ट्रैफिकिंग हो जाती है? बच्चों को लुभाने, गेम्स वगैरह आपने देखा है कि बच्चे गेम्स में बहुत बहुत पैसे लगा देते हैं, ऐसी न्यूज में आपने देखा होगा या फिर आपने आसपास भी देखा होगा, अगर आप दिल्ली वगैरह जैसे शहर के आसपास रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए डिजिटल ट्रैफिकिंग भी बहुत हो रही है। किस लिए हो रही है ये सारी? बच्चों को जॉब का प्रलोभन दिया जाता है, ठीक है, या फिर उनको किसी भी तरीके से रिक्रूट वगैरह किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ से ट्रैफिकिंग संभव हो जाती है। इसके बाद ये ट्रैफिकिंग के सारे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उत्तरजीवियों के लिए कानूनी सहायता यानी इंश्योर ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसेस क्या सुनिश्चित करता है? अब अगर तस्कर माफी मांगते हैं तो उन्हें हल्की सजा दी जाए, ऐसा नहीं है। उत्तरजीवियों के नाम स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाए, ये भी नहीं होगा। इसके बाद उत्तरजीवियों को मजबूर किया जाए कि वे गवाही दें भले ही वे खतरे में हो। उत्तरजीवियों को मुकदमों के दौरान पेशेवर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, ठीक है, मतलब जो गवाही दे रहा है उसकी भी सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी तरह होनी चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। इसके बाद ये आपका एनसीपीसीआर से क्वेश्चन है। 2005 के अधिनियम तहत स्थापित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण एनसीपीसीआर कानूनी स्थिति क्या है? तो ये कैसा कानूनी स्थिति है? ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्यों क्या काम करता है, ठीक है। जितने भी बच्चों से रिलेटेड एक्ट बनाए गए हैं उन सबकी निगरानी करना इसका काम होता है, ठीक है। इसके बाद कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005 राज्य स्तर पर किन निकायों की स्थापना करता है? तो किन किन की करता है? स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो ये पहला ही ऑप्शन सही है, इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। स्टेट लेवल पे जितनी भी कानून है वो कौन देखता है? SCPCR। इसके बाद NCPCR SCPCR से ये आपके क्वेश्चंस हो गए। और इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे, ये अगर आपसे पूछा जाता है कि बालक की परिभाषा क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सी ऑप्शन हो जाएगा। 18 साल या 18 साल से कम के क्या बोला जाता है? बालक बोला जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे डेमो क्लास में मैं यही आपको दिखा रही हूँ जिस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे हैं। बाकी हम लोगों ने थ्योरी में सब क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। यहाँ पे NCPCR सदस्यों को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेषता होनी चाहिए? तो अब NCPCR है, बच्चों से रिलेटेड है, जाहिर सी बात है, शिक्षा और बाल स्वास्थ्य, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये NCPCR से ही रिलेटेड है यहाँ पे क्वेश्चंस। और सदस्य और इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। यदि अध्यक्ष के पद पर रिक्त होती है तो उसे कैसे भरा जाएगा? कैसे भरा जाएगा उसको? अगली नियुक्ति तक रिक्त रखना, वरिष्ठ सदस्य स्थायी अध्यक्ष बन जाता है, शेष कार्यकाल के लिए नया नियुक्त किया जाता है, मंत्रालय सीधे कार्यालय को संचालन करता है, ठीक है। तो जो भी शेष कार्यालय है उस किसी को चार्ज पे रख दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे NCPCR के सदस्य बनने की अयोग्यता क्या है? तो दिवालिया होना जो कभी समाप्त नहीं हुआ हो, ठीक है।
मतलब बीइंग एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। और बाकी रिटायर्ड टीचर हो सकता है, 10 साल का एक्सपीरियंस चाइल्ड हेल्थ में वो हो सकता है, महिला भी हो सकती हैं, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके डेमो के क्वेश्चंस हैं। और ये सब हमने थ्योरी में किए भी हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए डेमो क्लासेस ले सकते हैं। डेमो क्लासेस इन द सेंस आप ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी 1 से 2 दिन में, ठीक है। बस थोड़ा सा ही काम इस पे बाकी है। आपको पीडीएफ जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे होली के तुरंत बाद ही। तब तक आप होली एंजॉय कीजिए, हैप्पी होली सबको। अच्छे से तैयारी करते रहिए और इस बार एक सिलेक्शन लेके रहना। अ, मुझे मैसेज जरूर करना कि आपका हुआ है, ठीक है। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैंने नोट्स बनाने में बहुत मेहनत की हुई है। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा मुझे ही खुशी होने वाली है, आपके माँ बाप के बाद में। बने रहिए, जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।